हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल इज़ वेल। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने एसएसजीडी 2027 के लिए एक पीवाईक्यू सीरीज़ शुरू की है। हम लोगों ने पहला एक सीरीज़ एक वीडियो डाल दिया है, तो उसको एक बार जाके देख लेना। मतलब कि मैंने उसमें पूरा जो पेपर आया हुआ है उसको सॉल्व कराया है। ठीक है, तो आज हम दूसरा जो शिफ्ट का पेपर है, थर्ड शिफ्ट का, मतलब कि जो फर्स्ट डे का थर्ड शिफ्ट का है, वो हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो कुर्सी की पेटी बांध के बैठो। चलो स्टार्ट करें क्या। ओके, ये रहा तुम्हारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर करो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पर। गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाने जाने वाला सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन सा था। अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो शिलालेख है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे क्या इंस्क्रिप्शंस हैं। मतलब कि पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले पे पेन एंड पेपर्स नहीं हुआ करते थे। ठीक है, उस टाइम पे क्या होते थे, जब अपना कोई मैसेज जनता में पहुंचाना हो या फिर मतलब एक हिस्ट्री क्रिएट करनी होती है, तो वो लोग क्या करते थे, एक पत्थर पे कुछ खोद देते थे। वो मतलब कि पत्थर पे तो कोई मिटा नहीं सकता ना। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, पत्थरों पर कुछ चीज़ें लिख देते थे या फिर कुछ चित्र बना देते थे। ठीक है, तो वो उनको अपन क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमको कहाँ पे मिले हैं ये शिलालेख, कहाँ पे मिले हैं हमको, गिरनार में मिले हैं। गिरनार कहाँ पे पड़ता है, ये हमारे गुजरात में पड़ता है। तुम लोगों को ध्यान में रखना है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अब ये सबसे फेमस शक शासक कौन सा था। शक मतलब कि इससे एक शक डायनेस्टी है। ठीक है, जो मतलब गुजरात में उन्होंने शासन किया है। ठीक है, उनमें सबसे फेमस राजा कौन सा रहा है, तुम लोगों को आंसर करना है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, रुद्रदामन फर्स्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, रुद्रदामन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना क्लियर है तुम लोगों को। अगर हम बात करते हैं किसकी, मिनंडर की बात करते हैं। मिनंडर कौन था, जल्दी से बोलो। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे आया हुआ है। ठीक है, मिनंडर कहते हैं इसको। ठीक है, इतना चलो क्लियर इतना। चलो अगर हम बात करते हैं किसकी, रुद्रदामन की, एक सेकेंड, रुद्रदामन की बात करते हैं। इसने क्या क्या बनवाया था, जल्दी से बोलो। इसी ने जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील है। ठीक है, इसका जीर्णोद्धार करवाया, मतलब कि इसने इसका डेवलपमेंट करवाया है। तुम लोग को ध्यान में रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बार बार पूछा हुआ है एसएससी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर। ये रहे कुछ शैल इंस्क्रिप्शंस हैं, मतलब कि कुछ शिलालेख हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं किसके, अशोक के शिलालेखों की, अशोक किस डायनेस्टी का, जल्दी से बोलो। अशोक मौर्यन डायनेस्टी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मौर्यन डायनेस्टी का हो जाएगा। तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका शासन कब से कब तक माना जाता है, जल्दी से बोलो। इसका शासन माना जाता है 273 से 232 तक माना जाता है। ठीक है, शिलालेख मतलब क्या होता है कि तुम लोगों को फिर से मालूम है ना कि मतलब शिलालेख मतलब पत्थरों पर लिख दिया करते थे वो लोग। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, इन्होंने किस भाषा में लिखे हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं और खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। तुम लोगों को ये सब ध्यान में रखना है कि जो अशोक है, इसने किस भाषा में लिखे हैं, ब्राह्मी में लिखे हैं और खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। ठीक है, और पूरे भारत में इन्होंने अपनी चट्टानों को उत्कीर्ण किया है। मतलब कि क्या किया है इन्होंने, अपनी जो चट्टान है ना, जिस पे उन्होंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, कुछ चीज़ खोद दी हैं। ठीक है, तो उनको पूरे भारत में मतलब कि उन्होंने ये सब किया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एमपी में भी किया है इन्होंने, यूपी में भी किया है, गुजरात में भी किया है। ठीक है, और बहुत सारे इसके जो सेल इंक्रिप्शंस है कुछ साउथ इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो हम बात करते हैं यहाँ पे। इन्होंने धम्म के प्रचार के लिए किया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, तुम लोगों को मालूम होगा। ठीक है, मतलब कब अपनाया था, कलिंग के युद्ध के बाद में अपनाया था। ठीक है, जब ये शासक मतलब कि राजगद्दी पर बैठा था, उसके 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इसने क्या किया था, कलिंग का युद्ध किया था। ठीक है, उसी के दौरान क्या हुआ था कि इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसने कसम खाई थी कि आज के बाद युद्ध नहीं करेगा। ठीक है, उसी के बाद में उसने क्या, बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, उसी ने बौद्ध धर्म अपनाने के साथ में धम्म का प्रचारक भी बन गया था ये, मतलब कि धम्म का प्रवर्तक भी बन गया था। मतलब कि अपनी चीज़ों को जनता में फैलाने का सोचा था उसने, मतलब कि अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती ना, उसको फैलाने के बारे में सोचा था। इसी कारण से अपने पुत्र और पुत्री को, पुत्र कौन था, महेंद्र बर्मन, महेंद्र था उसका नाम, महेंद्र बर्मन नहीं है। ठीक है, महेंद्र नाम था। ठीक है, उसको कहाँ पे भेजा था, श्रीलंका भेजा था। उसकी बहन को बहन और बेटे दोनों को भेजा था। ठीक है ना, चलो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग किस धर्म के प्रचार के लिए उसने ये सब अपनाया था। ठीक है इतना, चलो अगर अपन बात करते हैं किसकी, इलाहाबाद की, इलाहाबाद स्तंभ लेख की बात करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है।
प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, ठीक है, ये पूछा जाता है। और इसका जो अल्टरनेट नाम है वही पूछा जाता है कि इलाहाबाद स्तंभ कहते हैं इसको, ठीक है। इस लेख का सम्राट किसको माना जाता है, समुद्रगुप्त को माना जाता है। तुम लोगों को ध्यान में रखना है समुद्रगुप्त, तुम लोगों को ध्यान में रखना है ये सब, ठीक है। इसी को अपन क्या वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है, तुम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, अगर अपन बात करते हैं ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, जल्दी से बोलो। ये हरिसेन था। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है, ये हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक बन जाते हैं ये सब, ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन था, ठीक है। चलो, इसकी बात करते हैं। तो इसी ने क्या किया था, प्रशस्ति मतलब कि प्रशंसा लेख। अब इसका मतलब क्या है पहले तो ये बता दो। अब ये जो हरिसेन है ना, इसने राजा के प्रशंसा में मतलब कि उसको अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं, ठीक है, मतलब कि उसकी तारीफें करी हैं, ठीक है। उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है, मतलब राजा की तारीफ करना, ठीक है, ये सब उसमें आते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मतलब कि पुराने ज़माने के जो दरबारी कवि हुआ करते थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब 90% से भी ज़्यादा सब कोई ऐसे ही करता था, मतलब कि राजा की तारीफ करना, उसके लिए लेख लिखना, उसके लिए कविताएं लिखना, ठीक है। ये सब मतलब कि उसके दरबार का एक पार्ट हुआ करता था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त की, तो ये किस काल का है, ये गुप्त डायनेस्टी का है। किसके डायनेस्टी का है, गुप्त डायनेस्टी का, ठीक है। इसके गुप्त डायनेस्टी का प्रवर्तक कौन है, मतलब फाउंडर कौन है, श्रीगुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएगा, श्रीगुप्त हो जाएगा। तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, फिर बाद में ये घटोत्कच वगैरह ये सब आ जाते हैं, अपन लोग बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलो, यहाँ पर ध्यान दो। ये सब हो गया इलाहाबाद के बारे में, समझे तुम लोग। समुद्रगुप्त ने लिखे थे ये सब। उसका हरिसेन कौन था, उसका दरबारी का भी था, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति मतलब क्या होता है, राजा की प्रशंसा करना, ठीक है। और इसने किसके लिए बनवाया था, समुद्रगुप्त की विजयों के उपलक्ष्य में बनाया था, ठीक है, मतलब जितना उसने युद्ध वगैरह जीते हैं ना, उसके उपलक्ष्य में ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, ठीक है। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त किस काल का है, तो ये गुप्त डायनेस्टी का है, तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर देखो। अब ये जो चीज़ है, मतलब कि मेघालय गिरनार, इसके बारे में कोई भी टीचर पढ़ाता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लो, क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि अभी भरोसा नहीं है एडिकोटी कहाँ से क्वेश्चन से पूछ ले, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे देखो। गिरनार ये मेघालय की बात करते हैं, मेघालय या फिर गिरनार शिलालेख की बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हम्म, अशोक का शिलालेख हो जाएगा। अशोक ने बनवाए थे ये सब, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, ठीक है, तो वो मेघालय तक भी पहुंचे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, गिरनार पर्वत पर पाए जाते हैं ये सब, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये किस भाषा में बनाए गए हैं, अभी हमने देखा था ब्राह्मी लिपि, और कौन सी प्राकृत लिपि में है, वो वहाँ पे खरोष्टी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि थोड़े से डिस्टेंस के बाद में कुछ भाषाएं बदल जाती हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखो, कौन कौन सी यहाँ पे ब्राह्मी उसकी लोकल लैंग्वेज थी, मतलब उसकी खुद की थी, ठीक है। और वहाँ की कौन सी हो जाएगी, प्राकृत भाषा हो जाएगी। क्लियर इतना। चलो, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर प्रशासन और लोक कल्याण के से संबंधित हो जाएगा ये, ठीक है, इतना क्लियर इतना। चलो, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करते हैं। यहाँ पे हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पे हो जाएगा, जल्दी से बोलो। ये देखो, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि अशोक ने किसके साथ में युद्ध किया था, किसके साथ किया था, मतलब कि कलिंग के साथ में किया था, ठीक है। कलिंग का बहुत बड़ा शासक कौन था, सबसे पहले तो ये बता दो, मतलब कि कलिंग कहाँ पे पड़ता है, पहले ये बता। कलिंग आज के उड़ीसा तरफ पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ के सबसे बड़ा जो राजवंश रहा है वो कौन सा रहा है, हमारा खारवेल रहा है, ठीक है, खारवेल रहा है, ठीक। कलिंग के राजा खारवेल द्वारा लिखवाया गया। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ना, वो किसके द्वारा लिखा गया था, खारवेल के राजा द्वारा लिखवाया गया था, ठीक है ना। खारवेल कहाँ का, कलिंग का, ठीक है। तो तुम लोग को ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, यहाँ पे देखो। और कब लिखाया गया, ये 2 ईस्वी पूर्व लिखा गया है, ठीक है। उड़ीसा के उदयगिरी, उदयगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं, ये जल्दी से बोलो। उदयगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे होती हैं, हमारे उड़ीसा में मिलती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं ये सब, तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, उड़ीसा में पड़ती हैं ये सब, ठीक है। ये जो उदयगिरी की पहाड़ियाँ ये कहाँ पे होती हैं, उड़ीसा में होती हैं, ठीक है। यहीं पे कौन सी हाथी गुम्फा की गुफाएं पाई जाती हैं, ठीक है। कौन सी लिपि में लिखी गई हैं ये सब, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं, ठीक है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर इतना। चलो, हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एलोरा के बारे में।
अगर हम एलोरा की बात करते हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? एलोरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? हमारे महाराष्ट्र में पाई जाती है। तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या पाई गई हैं? सेल इंस्क्रिप्शंस पाए गए, मतलब कि शिलालेख पाए गए हैं, ठीक है। और यहाँ की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ की गुफाएं क्या बताती हैं? विभिन्न धर्मों के बारे में बताती हैं, ठीक है। चाहे वो जैन हो या फिर बौद्ध हो या फिर हिंदुज्म हो, ठीक है, इसके बारे में बताती हैं। तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर इतना? चलो देखो यहाँ पर राष्ट्रकूट, ये जो एलोरा की गुफाएं हैं इसको अइलारा भी कहते हैं, ठीक है। किसने बनवाई थी? ये सब राष्ट्रकूट के राजा दंती दुर्ग ने बनवाई थी। तुम लोग को ध्यान में रखना है। राष्ट्रकूट के राजा कौन थे? दंती दुर्ग थे। कब बनवाई उन्होंने? 8वीं शताब्दी में बनाए गए। तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, ये किसके बारे में बोलती हैं? जल्दी से बोलो। कर्नाटक के ऐहोल में प्राप्त होती। कर्नाटक के जो ऐहोल कर्नाटक, देखो अगर हम बात करते हैं एलोरा की, ये कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। लेकिन ये किसकी बॉर्डर पर है? ये कर्नाटक की बॉर्डर पर है। तुम लोग को मालूम होगा ना कि यहाँ पे महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब देखो एक ही जगह पे तो मिलेंगी नहीं थी, क्यों? जब खुदाई होती है तो मतलब कि बहुत दूर दूर तक जाती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, किसकी बात करते हैं यहाँ पे? ऐहोल की बात करते हैं। ऐहोल और एलोरा की और कहाँ कहाँ पे मिली है? कर्नाटक में भी मिली है, ठीक है। ये किस भाषा से संबंधित है? जल्दी से बोलो। अगर कर्नाटक है तो कन्नड़ भाषा तो होगी वहाँ पे, ठीक है। किससे संबंधित हो जाएगी? कन्नड़ भाषा हो जाएगी। और संस्कृत से संबंधित है, ठीक है, संस्कृत से संबंधित है। क्लियर है इतना? चलो आगे देखो यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश की उत्पत्ति, वंशावली, उपलब्धियों का वर्णन करती है ये सब, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो एलोरा की गुफाएं होती हैं जो मतलब एक ही राजा ने बनवाई होती हैं, ठीक है। अलग अलग राजाओं ने भी बनवाए होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो कि राष्ट्रकूट की जो उत्पत्ति है, कैसे वो बना, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से युद्ध जीते, इन सब के बारे में बताती हैं ये सब, ठीक है इतना। चलो आगे देखो यहाँ पे बादामी की पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं। बादामी की पहाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि अभी जितने मैंने एनालिसिस किया है ना, सीजीएल के लिए किया और सीपीओ के लिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। तो तुम लोग को जीडी के लिए भी ध्यान में रखना है कि जीडी में भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो इतना डीप क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन मतलब इतना जरूर बोल सकता है कि मतलब ये कहाँ पर है और किस शासक ने बनवाई है, ठीक है। ये जरूर पूछ सकता है तुम्हारे में। चलो देखो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो बादामी के शिलालेख, बादामी के शिलालेख किस डायनेस्टी द्वारा बनवाए गए हैं? पहले तो ये बता दो। ये चालुक्यों द्वारा बनवाए गए हैं। किसके द्वारा बनवाए गए हैं? चालुक्यों द्वारा। किसने बनाए हैं? ये हमारे पुलकेशिन सेकंड ने बनवाए। कब बनवाए ये 7वीं शताब्दी में बनवाए हैं, ठीक है। इतना तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कर्नाटक में पड़ती हैं ये सब बादामी की जो गुफाएं होती हैं, शिलालेख हैं, ये कहाँ पे पड़ती हैं? कर्नाटक में होती हैं। कौन कौन सी भाषाएं होती हैं इसमें? संस्कृत, कन्नड़ भाषा होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये किसकी, ये किसको डिनोटेड है, डिवोटेड है? ये पुलकेशिन सेकंड की जो विजय है और उसकी प्रशासनिक जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताती हैं, ठीक है। ये तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को पूरा सेट कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी हम इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में, मतलब कि जब हमारा शॉर्ट वो सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ आएंगे ना, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शंस रहेगा, मतलब कि सब कुछ अपन उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे पड़ता है? जल्दी से बोलो। जूनागढ़ कहाँ पे पड़ता है? ये हमारे गुजरात में पड़ता है। तुम लोग को ध्यान में रखना है। किसने बनवाया था ये? हमारे शक शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? ये शक शासकों ने बनवाया था। शक शासकों में किसने बनवाया था? ये जून रुद्रदामन फर्स्ट ने बनवाया था। जो मतलब कि अभी का जो है ना, वो भी इसी ने बनवाया था, ठीक है। जो क्वेश्चन है हमारा, अब हम इसकी बात करते हैं तो संस्कृत भाषा की बात करते हैं, और किस में हो जाएगा? ये ब्राह्मी लिपि में हो जाएगा। कौन कौन सी भाषाएं यहाँ पर? संस्कृत और ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। इसी ने क्या किया? सुदर्शन झील, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था, मरम्मत के बारे में इसमें बताया गया, ठीक है। चलो मंदसौर की बात करते हैं। मंदसौर कहाँ पे होता है? जल्दी से बोलो। ये हमारे मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब। गुप्त काल में बनाया गया है। गुप्त काल 4वीं और 5वीं शताब्दी में बनवाया गया है। तुम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? ये रेशम के बुनकर, जो रेशम के बुनकर होते हैं ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसकी उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्या इतना क्लियर है? समझ में आया ये सब? अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें तुम लोगों को यहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। ये रहा तुम्हारे पास में क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर करो। 1906 में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बोलो। 1906 में मुस्लिम लीग बनाई गई थी, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले ये बता दो। आगा खान जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आगा खान सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कब बनाया गया था? 1906 में बनाया गया था, ठीक है। लेकिन इसके सह फाउंडर, मतलब कि जो मतलब कि
साथ में इन्होंने काम किया है, मतलब कि साथ में मुस्लिम लीग बनाने में हेल्प करी है, वो कौन से हो जाएंगे? ये नवाब मोहिसन उल मुल्क हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नवाब मोहिसन उल मुल्क हो जाएंगे। ठीक है, तुम लोग को ये सब ध्यान में रखना है। क्लियर इतना? चलो, अगर हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो ये इसको ऑल इंडिया में कब इसको शामिल कर लिया गया था? जल्दी से बोलो। 1913 में कर लिया था। ठीक है, इतना तुम लोग को ध्यान में रख। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, बसंत का त्योहार अली लेगांग कहाँ पे किया जाता है? पहले ये बताओ, अली ये लेगांग कहाँ पे किया जाता है? जल्दी से बोलो। ये कब किया जाता है? फाल्गुन मास में किया जाता है। तुम लोग को ये सब ध्यान में रखना है। ठीक, कब किया जाता है? फाल्गुन मास में किया जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसी में कौन एक और कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जल्दी से बोलो, वो हमारा कौन सा होता है? होली होता है। कौन सा होता है? होली होता है। तुम लोग को ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, पहले बुधवार को कौन सा मनाया जाता है? यहाँ पे अलिये लेगांग मनाया जाता है। ठीक है, फाल्गुन के। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। यहीं पे कौन सा किया जाता है? बगरुम्बा भी को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहीं पे कौन से किए जाते हैं? जल्दी से बोलो, मंदिर का नाम बोलो जल्दी से, कौन सा होता है यहाँ पे? कामाख्या देवी का मंदिर होता है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये सारे यहाँ के क्या होते हैं? डांस, एक सेकेंड, त्योहार है यहाँ के। जल्दी से देखो कौन कौन से किए जाते हैं यहाँ पे। बिहू किया जाता है, इसके बारे में पढ़ लेना एक बार, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कहाँ से करोगे? टेलीग्राम से कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर कौन सा किया जाता है? बोट रेस की जाती है यहाँ पे, बोट रेस की जाती है। ठीक है, चलो कौन से और कौन से किया? अली लेगांग किया जाता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे फसल की कटाई के महोत्सव पे किया जाता है। तुम लोग को ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं किसकी, अम्बुबाची मेला की। अम्बुबाची मेला कहाँ कामाख्या देवी मंदिर में लगाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ का। ठीक है, तुम लोग को ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, देवी कामाख्या के लिए वार्षिक उत्सव होता है ये। ठीक है, चलो उनके ऋतुस्राव अवधि के लिए मतलब मनाया जाता है। तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर इतना? चलो, और कौन सा किया जाता है यहाँ पे? जल्दी से देखो, यहाँ पे भावना किया जाता है। भावना इंपॉर्टेंट है यहाँ का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ जीडी में एक बार। ठीक है, ये सब तुम लोग को ध्यान में रखना। क्लियर इतना? चलो, ये वैष्णव परंपरा संबंधित होता है, असम की संस्कृति के डिवोटेड है ये। ठीक है, तुम लोग को ये सब ध्यान में रखना है। क्लियर इतना? चलो देखो यहाँ पर, यहीं पे कौन सा किया जाता है? माघ बिहू किया जाता है। बिहू स्पेशली यहीं का है। ठीक है, बिहू यहीं का है, ये मकर संक्रांति पे किया जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? भोगाली बिहू कहते हैं। 3 तरह की होती है। ठीक है, 3 तरह की बिहू होती हैं। तुम लोग को ये सब ध्यान में रखना है। कोंगाली, रोंगाली और भोगाली किया जाता है। तुम लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर इतना? चलो देखो यहाँ पर, क्लियर इतना असम के बारे में? अगर मैंने जल्दी से बता दिया है इसको, लेकिन तुम लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? मच्छरों से फैलने वाले वायरस का नाम बताओ जो दिमाग में सूजन पैदा कर देता है। जल्दी से बोलो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापानी इन्फ्लेटाइटिस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? जापानी इंसेफेलाइटिस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं मच्छरों का, मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। तुम लोगों को मालूम होगा किसके द्वारा फैलता है ये? मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, जापानी इन्फ्लेटाइटिस की बात करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेटाइटिस की बात करते हैं। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना कैसा होता है। ये किसके द्वारा फैलता है? ये क्यूलेक्स द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? ये क्यूलेक्स द्वारा फैलता है। तुम लोग को ध्यान में रखना है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, चलो इसका आंसर करो जल्दी से। इसका आंसर करो। बास्केटबॉल के खेल में हर बास्केट में एनबीए से मंजूर शुदा प्रेशर रिलीज मेटल सेफ्टी रिंग होती है, जिसका अंदरूनी व्यास, व्यास बताना है तुम लोगों को कितना होता है। ठीक है, इसमें 18 इंच लंबी सफ़ेद डोरी वाली जाली लगी होती है। ठीक है, जितना मतलब कि जो अंदरूनी हिस्सा होता है ना उसका, क्या बोलना है उसको, मतलब कि कितना उसका डायमीटर होता है। ठीक है, व्यास कितना होता है, जो गोल तुम लोग देखा होगा वहाँ पे डंडी लगी रहती है। ठीक है, उसके बारे में तुम लोग को बताना है कि इसका व्यास कितना होता है, वो भी कितना होता है? 18 इंच होता है। ठीक है, तुम लोग को ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, और जितने उसको मतलब कि बॉल निकलने के लिए भी जगह चाहिए होती है। ठीक है, इतना इतना तुम लोग को पता होना चाहिए। क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट देखो, ये सब एसएससी जीडी का पूरा पेपर सॉल्व हो रहा है, तो तुम लोग को ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है,
ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस है और इन्हीं के बेस पे तुम लोगों को ये सब तैयार करना है अगले पेपर के लिए, मतलब जो 2027 का होने वाला। तो इसमें ये सब क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीटेड होने चाहिए, ठीक है, मतलब कि पढ़ना है तुम लोगों को ये सब, ठीक है, हम लोग पूरा तैयारी करवाएंगे तुम सबका। चलो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा। भारत के संविधान के भारत के संविधान के किस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? मतलब तुम लोग को ये बताना है कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, किस संशोधन द्वारा हटाया गया, तुम लोगों को बताना है। जल्दी से इसका आंसर करो। अगर हम बात करें इसके आंसर की तो क्या हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। जो कब किया गया था जल्दी से बोलो, ये 1978 में किया गया था। इसी के द्वारा क्या किया गया जल्दी से बताओ। इसी के द्वारा जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, मतलब कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, मतलब कि जो आर्टिकल नंबर 19 का एफ हुआ करता था, इसको हटा के अब क्या बना दिया गया है, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मतलब कि अब तुम्हारे पास जमीन होना मतलब कि जरूरी नहीं है, हो या ना हो जरूरी नहीं है, बस तुम जमीन रख सकते हो। ये किसके अंतर्गत आता है, 300 ए के अंतर्गत आता है, मतलब कि 300 के ए में डाल दिया गया है इसको। मतलब कि क्या कर दिया, उस संपत्ति के अधिकार को हटा के क्या कर दिया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्लियर इतना। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सितंबर सितंबर 2024 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है जल्दी से बोलो। अब वो अभी भी हैं, मतलब कौन हो जाएंगे यहाँ के, एम के स्टालिन हो जाएगा। अभी भी मतलब अभी तो चेंज हो चुके हैं, कौन हो चुके हैं यहाँ पे जल्दी से बोलो। ये 25-26 की बात है, ये कब हो गया, कौन हो जाएगा वो, विजय थलापति, ठीक है। विजय यहाँ के क्या हो गए, यहाँ के सीएम हो चुके हैं, ठीक है। पहले कौन थे यहाँ के, एम के स्टालिन थे। क्लियर इतना। चलो देखो यहाँ पर, जून 24 में निम्नलिखित में से किसे जनजाति मामलों का मंत्री नियुक्त किया गया? मतलब कि 24 में जनजाति मामलों के मंत्री कौन थे? यहाँ पर देखो मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जो कि मतलब कि अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। अगर पूछे तो मतलब कि नए राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है, किसी मंत्री के बारे में पूछ सकता है, मिनिस्टर के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और एडिक्विटी का मतलब कि जितना मैंने देखा है फेवरेट क्वेश्चंस में से कुछ बने हैं, ठीक है। इतना तुम लोग को बताने हैं और याद करने हैं सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। चलो इसके आंसर की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा इसका, जुएल ओराम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है यहाँ पर, जुएल ओराम हो जाएंगे, ठीक है। कब की बात है ये, 2024 की बात है। क्लियर इतना। चलो देखो यहाँ पर, नेक्स्ट देखो। भारतीय शास्त्रीय संगीत और ताल वादक एल्ला वेंकटेश्वर राव कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मतलब कि तुम लोगों को ये बताना है कि जो ये एल्ला वेंकटेश्वर है किस कौन सा मतलब कि इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये किससे संबंधित है, कर्नाटक संगीत से संबंधित, कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित है, ठीक है। कर्नाटक म्यूजिक की बात करें कहाँ पे किया जाता है, साउथ इंडिया में किया जाता है, ठीक है। इसी के अपोजिट मतलब कि नॉर्थ इंडिया में कौन सा किया जाता है, यहाँ पे हिंदुस्तानी संगीत किया जाता है, तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो इसके आंसर की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, ये क्या बजाते हैं, मृदंगम बजाते हैं, ठीक है, मृदंगम बजाते हैं। क्लियर इतना। चलो घटम कैसा होता है, मतलब कि एक मटके जैसा होता है, क्या कैसा होता है, मटके जैसा होता है, ठीक है। ऐसा मतलब कि होता है ऐसे, और इस टपली बजाते हैं इसमें, मतलब कि ठोस होता है, ये कैसा होता है, ये ठोस होता है, ठीक है। इतना तुम लोग को पता होना चाहिए। चलो देखो यहाँ पर, भारत में किस राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के अंतर्गत कौन सी शक्ति नहीं आती? मतलब कि तुम लोगों को ये बताना है कि राज्यपाल की इनमें से कौन सी शक्ति नहीं है। क्या वो अनिवार्य शक्ति है, क्या विवेकाधीन शक्ति है, क्या कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है? अगर हम बात करते हैं किसकी, इसके आंसर की, तो वो क्या हो जाए, कार्यकारी शक्तियां हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको समझो, कार्यकारी शक्तियां किसके अंतर्गत होती हैं जल्दी से बोलो, जल्दी से बताओ किसके अंतर्गत होती हैं, ये हमारे सीएम के पास होती है। मतलब कि सीएम क्या करता है, यहाँ के जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं इसके पास है। मतलब कि मतलब कि बिल बनाना, उसको पेश करना, उसमें मतलब कि मंजूरी लेना, ये सब किसके पास हाथ, मतलब किसके हाथों में होती है, वो सब सीएम के हाथों में होती है। उसकी विधान परिषद के हाथों में होती है, विधानसभा के अंतर्गत होती है ये सब, ठीक है। विधायी शक्तियाँ होती हैं इसके पास में। विधायी शक्तियों का हेड कौन होता है, राज्यपाल होता है। अनिवार्य शक्तियाँ होती है, मतलब कि इमरजेंसी के टाइम पे ये कुछ डिसीजंस ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, ठीक है ना। और किसके परामर्श से, किसके विवेकाधीन होता है ये, जल्दी से बोलो, ये प्रेसिडेंट के विवेकाधीन होता है। मतलब कि जब तक चाहे ये मतलब अपनी पोजीशन पे बने रह सकते हैं, जब तक कौन, प्रेसिडेंट नहीं चाहते, ठीक है ना, चेंज करना। चलो यहाँ इसके आंसर की बात करते हैं, कौन सा हो जाएगा इसका, कार्यकारी शक्तियां हो जाएगा। क्लियर इतना। नेक्स्ट देखो,
किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य आत्मनिर्भरता हासिल करना था और स्थिरता के साथ विकास करना है? स्थिरता के साथ विकास करना है, ये तुम लोग को बताना है। जल्दी से इसका आंसर करो। वो कौन सा हो जाएगा हमारा? चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, चौथी पंच। अगर हम पहली की बात करते हैं, पहले किस पे बेस्ड थी? हेरोड डोमर पे बेस्ड थी। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था? एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करना था, कृषि व्यवस्था को सुधार करना था उसमें, और इसमें आत्मनिर्भरता अपन को हासिल करनी थी किसमें? कृषि के द्वारा, कृषि में करना था। ठीक है ना। अगर हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड किस पे बेस्ड थी? पीसी महालनोबिस पे आधारित थी। पीसी महालनोबिस पे आधारित थी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, सेकंड की, तो सेकंड का जो उद्देश्य था वो क्या था? जो औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण करना था। मतलब कि हम लोग क्या करना था? उद्योग में आत्मनिर्भर बनना था हम लोगों को, मतलब कि उद्योग का विकास करना था। ठीक है। ये किसका उद्देश्य था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगर हम तीसरी की बात करते हैं, तीसरी में दोनों को मिला के, मतलब कि एग्रीकल्चर भी होगा और कृषि, मतलब जो हमारा उद्योग है ये भी दोनों को मिला के एक मॉडल बनाया गया था। जल्दी से इसका मॉडल का नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और कमेंट में आंसर करो जितना हो सके। चलो, इसके आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। चलो, ये कब से कब तक चलाई गई थी? जल्दी से बोलो। ये हमारा 1969 से लेके 1974 तक चलाई गई थी। क्लियर? इतना 1974 तक चलाई गई थी, इतना तुम लोगों को पता होना चाहिए। और इसी दौरान 1969 में क्या किया गया था? जल्दी से बोलो। 1969 में क्या किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तुम लोगों को पता होना चाहिए। किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने किया था। क्लियर इतना? चलो, नेक्स्ट देखो यहाँ पर। ज़्यादा डिटेलिंग हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, इनमें से कौन सा एक मुख्य कारक जिनमें वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया था? मतलब वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है, मतलब कि एक देश का व्यापार दूसरे देशों में भी हो रहा है। ठीक है। उस देश और दूसरे देश का व्यापार हमारे यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। इसी को अपन क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब अपने यहाँ की चीज़ों को विदेश में पहुँचाना, या फिर विदेश की चीज़ों को अपने देश में लाना। ठीक है। और जिससे क्या हो? व्यापार का विकास हो। इसको अपन क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं इसका। और इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब कि इन सब चीज़ों को इफेक्ट करती हैं, बढ़ावा देती हैं? ठीक है। वो कौन सी हो जाएंगी? तकनीक में सुधार। अगर मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा, कंप्यूटर इंटरनेट नहीं होगा, तो क्या हम दूसरे देशों के साथ जुड़ सकते हैं क्या? बहुत कम चांसेस होंगे। अब ऐसा तो नहीं कि कबूतर के द्वारा चिट्ठियां भेजोगे। ठीक है। अब वो वाला टाइम नहीं है। चलो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अपनी कोरियोग्राफी के लिए 1968 में मैक्सिकन सरकार ने उनको क्या दिया था? गोल्ड मेडल दिया था। उनका नाम बताओ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। वो कौन सी हो जाएंगी? 1968 में किसको गोल्ड मेडल मिला था मैक्सिकन सरकार द्वारा? मृणाली साराभाई के को मिला था। ठीक है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये किससे संबंधित होती है? भरतनाट्यम से संबंधित होती है। किससे होती है? भरतनाट्यम से होती है। तुम लोग को पता होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी है कि इन्होंने तीनों नृत्य सीखे हुए हैं, मतलब कि मोहिनीअट्टम भी कर लेती हैं और कथकली भी कर लेती है। मतलब कि अल्टीमेटली ये कहाँ संबंधित है? साउथ इंडिया से संबंधित है ये। ठीक है। तुम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है। मृणाली साराभाई किसकी पत्नी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। मृणाली मृणाली साराभाई जो है, ये किसकी पत्नी है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करो। हम्म। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर। इनमें से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र, मतलब कि टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है? जल्दी से बताओ। अगर हम फर्स्ट की बात करें, जो मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राइमरी जो हमारा सेक्टर होता है, उसके अंतर्गत कौन से आते हैं? जल्दी से बोलो। इसके अंतर्गत हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम आता है। जो भी हमारा मतलब कि खेतों में जो मतलब कि कच्चा माल बनाया जाता है, उससे संबंधित होता है कौन सा? हमारा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। कलर चेंज कर लें क्या? दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं किसकी? सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर किसके अंतर्गत आता है? जल्दी से बोलो। इसमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग किसके अंतर्गत आता है? ये सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। मतलब कि कच्चे माल से कुछ चीज़ें बनाना, और वो कहाँ पे बनाई जाती हैं? वो हमारे फैक्ट्री में बनाई जाती हैं। ठीक है। तो फैक्ट्री किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब फैक्ट्री, कंपनी वगैरह, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तुम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है। अगर हम टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं, टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं, इसमें कौन सी आते हैं? इसमें सेवाएं आती हैं, सर्विसेज आती हैं। मतलब कि जो हमारी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, वो कौन से हो जाएंगे? बैंक हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? कॉलेजेस हो जाएगा, स्कूल हो जाएंगे। ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इतना तुम लोग को पता होना चाहिए। इसका आंसर करो जल्दी से। वो कौन सा? विनिर्माण हो, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, सेकंड के अंतर्गत आते हैं ये सब तो। ठीक है। ये लोक सेवा
टर्सरी सेक्टर में थर्ड में हो जाएगा। बिजली सेवा किसके अंतर्गत, सेकंड में हो जाएगा। फॉरेस्ट्री किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये फर्स्ट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, मतलब कौन सा, लोक प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किसके अंतर्गत आता है, ये सब हमारा टर्सरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। क्लियर इतना, चलो समझ में आया? अगर आया हो तो एक बार सब्सक्राइब बटन में दबा दो। चलो देखो यहाँ पर 2011 के जनगणना के अनुसार इनमें से किस तरह के पलायन, पलायन मतलब कि माइग्रेशन, मतलब कि क्या करना, एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र की तरफ चले जाना, मतलब कि अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जाना, सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस सेक्टर में हुआ है। मतलब कि तुम लोग को ये बताना है कि क्या लोग ग्राम से शहर की तरफ भागे हैं क्या 2011 में। ठीक है, मतलब कि एक से लेके 2011 में। ठीक है, क्या लोग ग्राम से शहर की तरफ भागे हैं क्या, क्या शहर से शहर की तरफ भागे हैं, क्या वो शहर से ग्रामीण की तरफ भागे हैं, क्या वो ग्राम से ग्राम की तरफ भागे हैं, तुम लोगों को आंसर करना है। अगर हम 2011 की बात करते हैं तो इसमें क्या आंसर हो जाए, ग्राम से ग्राम की तरफ भागे हैं, मतलब कि एक गांव से दूसरे गांव की तरफ भागे हैं। ठीक है, लेकिन अभी का टाइम क्या हो जाएगा, 2011 के बाद में, जब मतलब कि मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इसी दौरान क्या हो चुका है कि अभी के जो लोग हैं वो गांव से शहर की तरफ भाग रहे हैं, मतलब कि गांव से शहर की तरफ काम करने के लिए, किसी भी एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, मतलब कि अलग अलग चीज़ों के लिए गांव से लेके शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसके आंसर की बात करें वो कौन सा हो जाए, ग्राम से ग्राम की तरफ भाग, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, मतलब कि एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत डेवलपमेंट था उस टाइम पे। मतलब कि अगर यहाँ पे मतलब एक गांव में तुम लोग अगर काम नहीं मिल रहा है तो तुम लोग दूसरे गांव चले जाओ काम ढूंढने के लिए। ठीक है, तो वो गांव से गांव की तरफ जाते थे लोग। लेकिन अभी का जो टाइम है, मतलब कि जब देखना, मतलब 2027 का जो सेंसस होंगे उसका जो रिजल्ट आएगा 28 में। ठीक है, तो वो मतलब कि बेसिकली मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ कि मतलब कि वो गांव से शहर की तरफ ज़्यादा होगा, गांव से शहर की तरफ ज़्यादा होगा। क्लियर इतना, चलो देखो यहाँ पर आंसर करो इसका। इनमें से किसने फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 का शुरुआत करी है, देशव्यापी के कार्यक्रम की शुरुआत करी है, जल्दी से बोलो। मतलब फिट इंडिया से तुम लोगों को पता होना चाहिए कि मतलब कि जो हमारे यूथ मिनिस्टर होते हैं वो कौन हो जाएंगे, जल्दी से बोलो। वो हमारे हो जाएंगे कौन से, अनुराग ठाकुर हो जाएंगे, अनुराग ठाकुर हो जाएंगे। क्लियर इतना, और मतलब कि हमारे खेल मिनिस्टर भी माने जाते हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अनुराग ठाकुर हो जाएगा। क्लियर इतना, चलो आंसर करते हैं इसका। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या आंसर है इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। नाट्य शास्त्र जो प्रदर्शन कलाओं, जो नृत्य और संगीत से संबंधित है, प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, किसने संकलन किया है इसका, किसने इसको लिखा है, जल्दी से बोलो। शाक्य ने लिखा है क्या, वाल्मीकि ने लिखा है, अगस्त्य ने लिखा है, या भरत ने लिखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भरत मुनि ने लिखा है। ठीक है, इन्होंने किसके बारे में बताया है इसको, डांस के बारे में बताया है, म्यूजिक के बारे में बताया है इन्होंने। ठीक है, चलो शाक्य की बात करते हैं। शाक्य क्या हो जाएंगे, जल्दी से बोलो। ये हमारे किससे संबंधित है, ये मतलब कि हमारे न्याय से संबंधित होते हैं, तुम लोग को पता होना चाहिए। वाल्मीकि ने क्या किया, जल्दी से बोलो, महाभारत का रचना की है। ठीक है, अगस्त्य मुनि की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं तुम्हारे एग्जाम में। एम द्रव्यमान की किताब, एम मतलब कि मास, मास कहते हैं इसको। ठीक है, द्रव्यमान की एक किताब जो चिकनी सतह पर, चिकनी है ये, ठीक है, मेज पर डी दूरी पर रखी हुई है, डी दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी दूरी पर रखी हुई है यहाँ से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एम वस्तु हो जाएगी, यहाँ पे इसका मास हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल किसकी तरफ लगता है, ये इसके सरफेस की तरफ लगेगा। लेकिन तुम लोगों को मालूम है ये चिकनी सतह है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण लगने के लिए काय की जरूरत पड़ती है, सर्विस टेंशन की जरूरत पड़ती है, मतलब कि सर्विस टेंशन, सॉरी, किसकी ज़रूरत पड़ती है, जड़त्व की ज़रूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है, जैसे कि देखो, अगर ये सिंपल लाइन है, तुम लोग इस पे चल रहे हो तो तुम लोग जो पैर हैं वो पीछे की तरफ धक्का देते हैं, तब तो तुम लोग आगे बढ़ पाते हो। ठीक है, तो इसमें काय की ज़रूरत पड़ती है, जड़त्व की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा कि जो टायर्स होते हैं इसके अंदर कुछ को मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें गैप होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको जड़त्व प्रदान करते हैं, मतलब जड़त्व बनाते हैं ये। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को आगे की तरफ फेंकने के लिए, फिर पीछे की तरफ फेंकने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, जड़त्व की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर चिकनी सतह है
तो चिकनी सतह है, मतलब कि वहाँ पे फिर क्या जड़त्व काम नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर इतना? चलो, समझे नहीं समझे, एक और बार समझा। देखो यहाँ पर कि जब चिकनी सतह होती है तो वहां पे जड़त्व काम नहीं करता है। ठीक है, फिर चाहे उसका द्रव्यमान कितना भी हो, ठीक है, और कितनी ही दूरी तक उसको ले जाना हो, दूरी में अगर चिकनी सतह होगी और थोड़ी सी ढलान होगी तो वो खुद ही आ जाएगी, फिर वहां पे जड़त्व काम नहीं करेगा। ठीक है, और चिकनी सतह है वहां पे, तो जड़त्व काम कैसे कर पाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, दिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की भाषा मानी जाती है। दिवेही क्या है, एक यहाँ की लैंग्वेज है, वो किस पड़ोसी देश में बोली जाती है, जल्दी से बोलो, ये कहाँ पे बोली जाती है, हमारे मालदीव में बोली जाती है। मालदीव में हमारे क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, एक मतलब आइलैंड कंट्री मानी जाती है। ठीक है यहाँ की। चलो, म्यांमार की कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बोलो, और भूटान की कौन सी है। ये सब तुम लोग को पता होना चाहिए कि मतलब कि भाषा से क्वेश्चन बने हुए हैं, बस मेरा बताने का मोटिव यही है कि तुम लोग को ये सब तैयार करके जाने हैं। क्लियर इतना? देखो यहाँ पर, चलो इसका आंसर की बात करते हैं। इनमें से कौन सा खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम इजराइल, यहाँ पे तुम लोगों के लिए कि अब देखो ये बताओ कि इजराइल से संबंधित क्वेश्चन क्यों बनाए, क्योंकि 2025 में और 24 में इजराइल और किसका युद्ध छिड़ा था, यहाँ पे हमास का छिड़ा हुआ था। ठीक है, पैलेस्टीन को लेकर छिड़ा हुआ था। ठीक है, तो मतलब कि अल्टीमेटली हम लोग ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर पे क्वेश्चंस बनते हैं। और करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें पूछता है, उसकी स्टैटिक पार्ट पूछता है। अब इसने क्या पूछ लिया कि जो ऐसा कौन सा जल निकाय है, ऐसा कौन सा जल निकाय जो पूर्व में जॉर्डन हो और पश्चिम में कौन हो, इजराइल हो। स्टैटिक पार्ट है ये, तो इसको कोई चेंज कर सकता है क्या, नहीं होगा। तो वो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मृत सागर हो जाएगा, डेड सी हो जाएगा। इसी में है ना, यहाँ पे अगर ये इजराइल है, यहाँ पे ये जॉर्डन हो जाएगा, तो यहाँ बीच में क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेड सी हो जाएगा। तुम लोग को ध्यान में होना चाहिए ये सब। ठीक है, स्टैटिक पार्ट पूछता है। और अगर तुम 26 में या फिर 27 में कोई एग्जाम देने वाले हो तो यूएसए और ईरान से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ का वॉर चल रहा है। ठीक है, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका कारण क्या है और क्यों हो रहा है ये सब, और इसका अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, सब कुछ मतलब एक वीडियो लाऊंगा, उसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर। ओके, चलो आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट है। तो बस ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से क्या करोगे, पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो, और साथ में क्या करना है तुम लोगों को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। ठीक है, मतलब जो भी तुम्हारे शॉर्ट वीडियोस होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वीडियोस होते हैं, सब कुछ तुमको कहाँ पे मिलेगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, और क्विजेस तुमको कहाँ से मिलेंगे, क्विज मिलते हैं, मतलब कि जो तुम्हारे सारे क्वेश्चन पे तो वीडियो बन नहीं सकती है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस तुमको कहाँ पे मिल जाएंगे, जो यूट्यूब पे ही चले जाना, एस्पिरेंट्स व्यू तुम लोग को मालूम होगा, जहाँ पे तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे पोस्ट में चले जाना, पोस्ट सेक्शन में जाके तुम लोग जितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो, सारे के सारे पीवाईक्यू हैं। और वो आज का वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इस चैनल को जितना हो सके शेयर करो। अब सारा का सारा कंटेंट तुमको कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।